मॉर्निंग एवरीवन। रसायन की पाठशाला में हमारा केमिकल काइनेटिक्स अध्याय चल रहा है बच्चों। इसके अंतर्गत हम शून्य कोटि की अभिक्रिया और प्रथम कोटि की अभिक्रिया की काइनेटिक्स के बारे में बहुत अच्छी से जान चुके थे। अभी हम जान चुके थे इन अभिक्रियाओं से संबंधित इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या होता है, इनका हाफ लाइफ टाइम हम कैसे ज्ञात करते हैं, इनको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम किस प्रकार करेंगे। उपरोक्त सभी कॉन्सेप्टों को हमने अच्छी तरह से समझ लिया था। आपकी परीक्षाओं में, मुख्यतः प्रतियोगी परीक्षाओं में कभी कभी सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर और nth ऑर्डर की रिएक्शन के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। सामान्यतः 90% और 99.9% क्वेश्चन जो आएंगे वो जीरो और फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन के ही आएंगे बच्चों। इसलिए आपको उनका कॉन्सेप्ट 100% तैयार कर लेना है, कुछ भी मिस नहीं करना है, इसको भी साइड में लेके चलना है, इसके बारे में मुख्य जानकारियां प्राप्त कर लेना है। यहां से हम एक दो सूत्र निकालेंगे जिनका उपयोग अगली कालांश में किया जाएगा। आज हम नई हेडिंग लगाते हैं, द्वितीय, तृतीय और nth ऑर्डर की रिएक्शन की काइनेटिक्स पढ़ रहे हैं हम। इसके अंतर्गत पहले हम सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन, कौन सी वाली बच्चों, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, इसके लिए हम पहले पढ़ेंगे इंटीग्रेटेड रेट लॉ। इंटीग्रेटेड रेट लॉ या इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके लिए सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन के लिए हमने माना एक रिएक्शन A इक्वल टू प्रोडक्ट, यह एक सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, तो इसके लिए रेट लॉ क्या हो जाएगा भाई, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू हो जाएगी K A की पावर 2। चूंकि ये सेकंड ऑर्डर है इसलिए कंसंट्रेशन की पावर 2 आएगी। यदि इसमें हम कर्व खींचेंगे, इसमें हम रेट और कंसंट्रेशन के बीच कर्व खींचेंगे तो इस तरह की एक लाइन आएगी जो कि नेगेटिव से भी चालू होगी। क्योंकि नेगेटिव कंसंट्रेशन होता नहीं है इसलिए इसकी रेट कंसंट्रेशन का कर्व ये आएगा। कभी कभी परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछ लिया जाता है कि उपरोक्त रेट कंसंट्रेशन कर्व किस कोटि की अभिक्रिया का है। ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का है। हम इसको आगे बढ़ाते हैं। जब हमने अध्याय चालू किया था तो हमने देखा था जैसे जैसे समय बीतता है रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन लगातार डिक्रीज होता है और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है। इन बातों को हम जानते थे और इससे हमने रेट ऑफ रिएक्शन निकाली थी माइनस dA/dt। ये भी हमने पढ़ा था। चूंकि दोनों ही अभिक्रियाओं की रेट है, इन दोनों को हम इक्वल कर सकते हैं, अर्थात क्या हो गया, माइनस dA/dt इक्वल टू K इंटू A स्क्वायर। ठीक है ना। अभी हम क्या करें, इसमें से चरों को पृथक कर लें, वेरिएबल जो हैं उनको सेपरेट कर लें, A के साथ A ले आए और dt को वहां ले जाए, माइनस भी वहां लगा दें। ये हो गया dA/A इक्वल टू माइनस K इंटू dt। ये हम लिख सकते हैं सॉरी। अब चूंकि हमने पढ़ा था पिछले कालांशों में, जो D होता है, D होता है तात्क्षणिक, अर्थात जो बहुत सूक्ष्म समय में रिएक्शन हो रही है, सूक्ष्म टाइम इंटरवल में रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में क्या चेंज हो रहा है, यह वो था। लेकिन चूंकि इंटीग्रेटेड रेट लॉ में हम पूरे समीकरण में किसी भी समय, किसी भी सांद्रता पर समय और सांद्रता का संबंध देखते हैं, इसलिए किसी भी समय किसी भी सांद्रता पर संबंध को देखना है तो इस समीकरण को हमें समाकलित करना पड़ेगा और हम लिख देंगे इसको 1/A dA इक्वल टू माइनस K इंटीग्रेशन ऑफ dt। ये इसका इंटीग्रल A नहीं था बच्चों, A स्क्वायर था ना, A स्क्वायर लिख दें यहां भी, ये स्क्वायर, ठीक है ना, A स्क्वायर। इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला होता है, इंटीग्रेशन ऑफ x की घात n dx इक्वल टू होता है x की पावर n+1/n+1
जो मैथमेटिक्स के बच्चे हैं उनके लिए फॉर्मूला जनरल है, लेकिन जो बायोलॉजी के बच्चे वो उससे को याद कर लेंगे, ठीक है ना। x की पावर जो भी आएगी फाइनल आंसर में उसकी पावर 1 बढ़ जाएगी और नीचे भी 1 बढ़ जाएगी। चलिए हम सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्व किया, इसकी पावर ऊपर जाके -2 हो जाएगी, यानी क्या हो जाएगा, a की पावर -2 dA इक्वल टू -k dt। इसको लिखा तो आएगा a की पावर -2 धन 1 बटे -2 धन 1 और dt का हो जाएगा t प्लस c एक नियतांक है, इसे समाकलन स्थिरांक कहेंगे हम। थोड़ा और सॉल्व किया, ये इसका -1 बचा और a की पावर -1 इक्वल टू -kt प्लस c। इसको -1 को नीचे ले गए और नीचे ले जाके क्या हो गया, -1 अपॉन a इक्वल टू -kt प्लस c। ये हम जान चुके हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लें। हमने माना जब पिछले कालांशों में भी शून्य कोटि और प्रथम कोटि की अभिक्रिया में इसी तरह की इंटीग्रेटेड रेट लॉ हम कर चुके हैं। अगर आपको अच्छे से समझ में नहीं भी आ रहा होगा तो आप पिछले कालांश देख लें, आपको बिल्कुल इसी तरह के न्यूमेरिकल मिल जाएंगे, इसी तरह का डेरिवेशन मिलेगा आपको। चलिए, यदि हम t की वैल्यू 0 माने तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन A0 मानते हैं। कितना मानते हैं, जब रिएक्शन प्रारंभ नहीं हुई है, प्रारंभिक सांद्रता अर्थात इनिशियल कंसंट्रेशन को हम A0 मानते हैं। इस वैल्यू को यहां पुट कर दें, -1 अपॉन A0 इक्वल टू -k इंटू 0 प्लस c। ये वैल्यू 0 हो गई तो c की वैल्यू आ गई -1 अपॉन A0। इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर दिया। क्या कर दिया, पुट इन इक्वेशन 1। समीकरण 1 में इसको रखा, -1 अपॉन a इक्वल टू -kt और -1 अपॉन A0। माइनस को कैंसिल कर दो, आंसर आया 1 अपॉन a इक्वल टू kt प्लस 1 अपॉन A0। ये जो रिएक्शन है यह द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित दर नियम है। क्या है बच्चों, सेकंड ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ है। यहां पर यदि हम 1 अपॉन इसको लिखा y इक्वल टू mx प्लस c। यदि यहां पे हम 1 अपॉन a अर्थात 1 अपॉन कंसंट्रेशन और t के बीच एक कर्व खींचें तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी जिसका इंटरसेप्ट भी बच्चों पॉजिटिव आएगा। सॉरी, स्लोप कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। m की वैल्यू पॉजिटिव है, जिसका इंटरसेप्ट c होगा और c की वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन A0 है। c की वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन A0 है। और जो इसका स्लोप आएगा जो कि tan थीटा से भी निकाल सकते थे हम, वह आएगा k। स्लोप कितना आएगा इसका, k। इसका स्लोप k आएगा और 1 अपॉन a और t के बीच जो कर्व खींचेंगे वो स्ट्रेट लाइन आएगी, इंटरसेप्ट 1 अपॉन A0 आएगा। इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इसको t के फॉर्म में लिख दें। अगर हम t के फॉर्म में लिखें तो क्या हो सकता है, kt के बराबर इसको वहां लाए 1 अपॉन a माइनस 1 अपॉन A0 और हम लिख दें k इक्वल टू 1 अपॉन a माइनस 1 अपॉन A0। k इक्वल टू 1 अपॉन a माइनस 1 अपॉन A0 डिवाइडेड बाई k नहीं, t की वैल्यू निकाले, t चूंकि सब में रहता है ना, डिवाइडेड बाई k। इससे हम सेकंड ऑर्डर के जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे उन न्यूमेरिकल क्वेश्चनों को इस फॉर्मूले से हम हल कर सकते हैं। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यदि आपसे पूछा जाए इसका हाफ लाइफ टाइम निकालिए, क्या निकालना है, हाफ लाइफ टाइम अर्थात अर्ध आयु काल। इसका अर्ध आयु काल निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। हम सामान्यतः जानते हैं किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का अर्ध आयु काल
उसका वह समय होता है जिसमें 50% केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है, अर्थात आधा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल जाता है और आधा बचा रह जाता है, अर्थात अर्धायुकाल जब होगा, यानी टाइम कैसा होगा, टाइम यदि अर्धायुकाल होगा तो कंसंट्रेशन की वैल्यू इनिशियल की आधी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? इनिशियल की हाफ हो जाएगी। इसको यहां लगा दें अगर हम, अगर टी को लिख दिया टी हाफ 1/k और यहां 1/A0/2 माइनस 1/A0, सॉल्व किया, टी हाफ इक्वल टू 1/k और ये 2 ऊपर पहुंच गया 2/A0 माइनस 1/A0, अर्थात 1/A0 बचेगा। क्या आएगा? टी हाफ इक्वल टू 1/k इंटू 1/A0। क्या आ जाएगा? टी हाफ इक्वल टू 1/k इंटू 1/A0। ठीक है ना? यह द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल और वेग स्थिरांक के संबंध का व्यंजक है। ठीक है ना? अगर इसकी तुलना y इक्वल टू mx से कर ली जाए, किससे कर ली जाए? y इक्वल टू mx से कर ली जाए, तब क्या होगा? टी हाफ और 1/A0 के बीच एक कर्व खींचा जाए तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी। इस स्ट्रेट लाइन, जो स्ट्रेट लाइन आएगी वो मूल बिंदु शो कर जाएगी और इसकी जो स्लोप आएगी, वह 1/k आएगी। कितनी आएगी स्लोप? स्लोप इसकी 1/k आएगी। किसमें? अर्धायुकाल और इनिशियल कंसंट्रेशन के बीच कर्व खींचने पर इसकी स्लोप 1/k आएगी। इस कॉन्सेप्ट को नोट कर लो। अगला हम आपको इसको मिटा के द्वितीय कोटि का कॉन्सेप्ट बताते हैं बच्चों। हमने जो हमने जान लिया अभी सेकंड ऑर्डर के लिए, सेकंड ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट लॉ ये आ गया है और सेकंड ऑर्डर का हाफ लाइफ टाइम 1/k A0 आ चुका था। यही हम काइनेटिक्स थर्ड ऑर्डर के लिए करते हैं। हमने माना A इक्वल टू प्रोडक्ट एक थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है, अर्थात तृतीय कोटि की अभिक्रिया है, तो इसके लिए रेट क्या होगी? रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगी K⁴। अब मैं थोड़ा फास्ट करूंगा, आपने पिछले 3 बार कॉन्सेप्ट समझ लिया है। हम जानते हैं रेट ऑफ रिएक्शन लिखने का यह तरीका भी है -dA/dt। दोनों रेट ऑफ रिएक्शन है, दोनों को हम बराबर कर दें, यानी क्या हो गया? माइनस ए के कॉन्सेंट्रेशन को dA लिख रहे हैं ना, अपॉन dt इक्वल टू K⁴। चरों का पृथक्करण कर लें और माइनस dA की जगह dA के पास A ले आए और माइनस यहां लगा दें K इंटू dt। ये वाली बात भी हो गई है। और सॉल्व करें, पूरा कंप्लीट चेंज के लिए इसका इंटीग्रेशन करते हैं। यह भी हमने आपको बताया था, स्क्वायर नहीं है, 3 है बच्चों, 3 कोटि के है ना। A⁴ इक्वल टू माइनस K dt। इसको थोड़ा सही लिख दें, A⁻³ इक्वल dA और इक्वल टू माइनस K इंटू dt इंटीग्रेशन। फिर क्या हो जाएगा? इसको लिखेंगे A⁻³ फॉर्मूला बताया था हमने, -3 + 1/-3 + 1 और इक्वल टू आ जाएगा -KT + C समाकलन स्थिरांक। ये भी हमने बताया था, हमने ये भी लिखा था जब t की मान, थोड़ा इसको सॉल्व कर दें थोड़ा अच्छा सा, A⁻² अपॉन -2 इक्वल टू -KT + C। -2 को भी नीचे ले आए तो फॉर्मूला बना -1/2A² इक्वल टू KT माइनस में प्लस C। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान ली, सॉल्व किया। अच्छा, कंसंट्रेशन को बेटा मैं अकेला लिख रहा हूं, आप समझना है कि जो A लिखा आएगा इसको ऐसा मानना है आपको, इसको इस तरह से लिखना है। मैं तेजी में लिख रहा हूं भी, A को ऐसे लिखना है आपको। सॉल्व किया हमने, यदि हमने माना जब
t इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू a नॉट होगी। इस वैल्यू को हमने यहां रख दिया, अर्थात क्या हो गया, -1/2 a नॉट का स्क्वायर k इंटू 0 प्लस c, ठीक है ना। c की वैल्यू आ गई -1/2 a नॉट का स्क्वायर। इसको इक्वेशन 1 में रख दिया। किस में रख दिया? इक्वेशन 1 में रख दिया। -1/2 a स्क्वायर इक्वल टू -kt -1/2 a नॉट का स्क्वायर। माइनस को कैंसिल कर दिया और 2 का सब में गुणा कर दिया बेटा, ये कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए -2 का गुणा कर दिया तो आया 1/a स्क्वायर इक्वल टू 2k इंटू टी प्लस 1/a नॉट का स्क्वायर। ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन है। समाकलित दर नियम, द्वितीय नहीं सॉरी तृतीय कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित दर नियम का समीकरण है, थर्ड ऑर्डर के लिए। इसमें भी क्या होगा, y इक्वल टू mx प्लस सी से हम कंपैरिजन करेंगे और हम किस किस के बीच कर्व खींचें, हम खींचें 1/a स्क्वायर और t के बीच यदि हम कर्व खींचेंगे, एक स्ट्रेट लाइन आएगी जो कि पॉजिटिव स्लोप वाली होगी, पॉजिटिव स्लोप वाली होगी स्ट्रेट लाइन। इसका जो इंटरसेप्ट आएगा वह आएगा 1/a स्क्वायर a नॉट स्क्वायर, और जो एंगल होगा थीटा वो होगा स्लोप, स्लोप होगी tan थीटा, और इसकी वैल्यू 2k होगी। कितनी होगी वैल्यू? 2k होगी। इसके स्लोप की वैल्यू 2k होगी, ठीक है ना। इसको भी आपको नोट करना है। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। अगर न्यूमेरिकल आते हैं तब इसको थोड़ा व्यवस्थित करके लिख दें। ये वाला फॉर्मूला था ना, 2kt इक्वल टू है 1/a का स्क्वायर माइनस 1/a नॉट का स्क्वायर, और t इक्वल टू हो गया 1/2k 1/a का स्क्वायर माइनस 1/a नॉट का स्क्वायर। जब आपके न्यूमेरिकल आते हैं कुछ, तो आपको इस फॉर्मूले को लगाते हुए तीसरी कोटि की अभिक्रिया के लिए न्यूमेरिकल कर देना है, ठीक है ना। हम आगे बढ़ाते हैं, हम देखते हैं इसका अर्ध आयु काल क्या होगा। क्या देखना है इसका? अर्ध आयु काल कैसे फाइंड करेंगे। हम जानते हैं जब समय अर्धायु काल होता है तो अभिकारक की सांद्रता प्रारंभिक की आधी होती है। t समय बाद सांद्रता जो होती है अर्धायु काल में वो प्रारंभिक की आधी होती है। इस वैल्यू को यहां रख दिया, t इक्वल टू 1/2k और 1/a की वैल्यू है a नॉट अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस 1/a नॉट का स्क्वायर। t इक्वल टू 1/2k, ये 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 4/a नॉट का स्क्वायर माइनस 1/a नॉट का स्क्वायर। इसको सॉल्व किया तो 3/2k, और इसको हटा ही दें, ब्रैकेट तो हट ही गया, 1/a नॉट का स्क्वायर। ये इसका हाफ लाइफ टाइम आ जाएगा। क्या आ जाएगा इसका? ये हाफ लाइफ टाइम, अर्थात इसका अर्धायु काल का यह फॉर्मूला हो गया। इसमें भी हम क्या करें, यदि हम t हाफ और 1/a नॉट, t को ऊपर नहीं लिख के यहां भी लिख सकते, क्या आप यहां लिख दें कोई बात नहीं है, t हाफ और 1/a नॉट स्क्वायर के बीच कर्व खींचेंगे, एक स्ट्रेट लाइन आएगी। इस स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होगा वह होगा 3/2k। कितना होगा स्लोप? 3/2k। तो हम द्वितीय और तृतीय कोटि की अभिक्रियाओं के लिए वेग स्थिरांकों के समीकरण और इनका अर्धायु काल जान चुके हैं। इससे कुछ कुछ बातें हमारी समझ में आने लगी हैं बच्चों, कुछ कुछ बातें समझ में आने लगी हैं। जब हम दोनों को एक साथ लिखेंगे कंपैरिजन करके, तो आपको एक दो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि क्या nth ऑर्डर की रेट ऑफ इंटीग्रेटेड रेट लॉ हम निकाल सकते हैं, क्या nth ऑर्डर के लिए हम हाफ लाइफ टाइम निकाल सकते हैं,
पहले इसको मिटा के हम दोनों एक साथ लिख रहे हैं बच्चों, है ना। हमने अभी द्वितीय और तृतीय ऑर्डर की अभिक्रियाओं के लिए समाकलित दर नियम दोनों अभिक्रियाओं के लिए हमने निकाला था इंटीग्रेटेड रेट लॉ। क्या निकाला था? इंटीग्रेटेड रेट लॉ हम दोनों के लिए निकाल चुके हैं। इनमें क्या कोई समानता दिख रही है? कुछ ऐसा लॉजिक बन रहा है कि हम nth ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ लिख दें। nth ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ लिख दें। कैसे लिख सकते? देखें, अगर हम सबका जो रेट कांस्टेंट है वो एक बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है बच्चों? रेट कांस्टेंट की वैल्यू एक बढ़ रही है, यहां पावर भी एक बढ़ रही है क्रमशः। दोबारा समझें, इसको दूसरी तरह समझें। सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू एक है, एक का मल्टीप्लाई, इसमें कितने का मल्टीप्लाई है? एक का है। थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन के रेट कांस्टेंट में दो का मल्टीप्लाई है, अर्थात फोर्थ ऑर्डर की आएगी तो उस पर तीन का मल्टीप्लाई होगा, और फिफ्थ में चार का होगा, और सिक्स्थ में पांच का होगा, और एंथ में n-1 का होगा। ये बात हमें निकल के सामने आ रही है। देखिए, दोबारा देखें, सेकंड ऑर्डर में k में एक का गुणा है, थर्ड ऑर्डर में k में दो का गुणा है, अगर फोर्थ ऑर्डर आएगी तो k में तीन का गुणा आएगा, फिफ्थ ऑर्डर में k का चार का गुणा आएगा, इसी प्रकार nth ऑर्डर में k में n-1 का गुणा आएगा। ये वाली बात हो गई। यहां और देखें, अगर कोई सिमिट्री आ रही है, कोई बात हम निकाल सकते हो, जैसे यहां 1/a की पावर a की पावर सेकंड ऑर्डर में 1 है, थर्ड ऑर्डर में 2 है, अर्थात सेकंड ऑर्डर थी पावर 2 से 1 कम 1 है, थर्ड ऑर्डर थी पावर 3 से 1 कम 2 है, अर्थात इसको जनरली हम लिख सकते हैं 1/a की पावर n-1 और माइनस 1/a0 की पावर n-1। यह जो इक्वेशन होगी वह किसी भी nth और, ये आपको ध्यान रखना है, शून्य कोटि और प्रथम कोटि को इससे बिल्कुल अलग रखना है, उनको इसमें मैच नहीं करना है। आपको प्रथम कोटि के आगे की जो कोटि आएंगी उन सभी अभिक्रियाओं के लिए nth ऑर्डर का यह रिएक्शन हो गया। अभी हम इसके एप्लीकेशन और बता देते हैं। जैसे हमने माना हमारी अभिक्रिया फोर्थ ऑर्डर की है, किसकी है? फोर्थ ऑर्डर की है। हम वैल्यू रख दें, क्या आएगा? t = 1/4 - 1 के लॉग, सॉरी लॉग क्यों लिखेंगे इसमें, 1/a की पावर 4 - 1 और a0 की पावर 4 - 1, अर्थात इसका आंसर आ जाएगा t = 1/3 के 1/a³ - 1/a0 का क्यूब। यदि हम जो पिछला किया था सेकंड ऑर्डर की बात कर लें, सेकंड की बात करें, अर्थात n की वैल्यू 2 रखें, हम 2 रख के देखें, t = 1/2 - 1 यानी कि 1 बचेगा k, और a इसकी पावर 2 - 1 यानी कि 1/a - 1/a0, ये भी इसको अप्लाई कर गया। अर्थात दूसरा और उससे अधिक ऑर्डर की जो भी रिएक्शन होगी उनकी काइनेटिक्स यदि हमें निकालनी होगी, उनके लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ निकालना होगा। इसको हमें याद रखना है। इन सब में यह बात निकल के आई, आपको ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखना है। मेन बात, आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया है, कॉन्सेप्ट समझने के बाद जो फॉर्मूला निकल के आया, मैंने आपसे कहा था 1-2 फॉर्मूले काम के हैं, ये वाला फॉर्मूला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इसमें देखते हैं हम इसमें क्या लॉजिक लग रहा है। द्वितीय को हाफ लाइफ टाइम, बच्चों जो हाफ लाइफ टाइम की रिएक्शन है वो सभी ऑर्डर के लिए, किसके लिए कह रहा हूं मैं? ऑल ऑर्डर, सभी अभिक्रियाओं के लिए अर्धायु काल का एक जनरल रिलेशन आएगा जो कि nth ऑर्डर के लिए निकलेगा। सभी ऑर्डर की बात कर रहा हूं मैं, इंक्लूड कौन सा वाला? इंक्लूडेड जीरो और फर्स्ट मिलाके, जीरो और फर्स्ट मिलाके सबके लिए अर्धायु काल की बात करेंगे। भी हम यहां अर्धायु काल हम लिख भी दें, जीरो ऑर्डर का अर्धायु काल था t½ = हमने पढ़ा था बच्चों, t½ पढ़ा था 1/k, शायद ऐसा पढ़ा था ना, t½ क्या था? 1/k इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये हमने पढ़ा था, ठीक है ना। फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या पढ़ा था हमने? t½
693, पहले यहां लिख दें 1/k इंटू 0.693, ये हमने पढ़ा था। ये 0 ऑर्डर के लिए था, ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए है, ये सेकंड के लिए है, ये थर्ड के लिए है। चलिए इसमें एक बात जनरल आ रही है, अगर आप थोड़ा ध्यान लगाएं, यहां जो आ रहा है किसकी बात कर रहा हूं मैं, 0 ऑर्डर की बात कर रहा हूं, टी हाफ 0 ऑर्डर की बात यदि हम करें और इसकी कांस्टेंट वैल्यू सारी हटा दें, ये जो कांस्टेंट वैल्यू है इनको हटा दें अगर, ये प्रोपोर्शनल आएगा a0 की पावर 1 के। कितना आएगा प्रोपोर्शनल, a0 की पावर 1 के आएगा, अर्थात इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। कौन, शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु काल, ये हमने पहले पढ़ा था। इसकी बात करें, यदि हम निकालें टी हाफ एक कोटि की अभिक्रिया के लिए निकाल रहे हैं हम, और इसके सारे कांस्टेंट हटा दें, ये पूरे कांस्टेंट ही हैं, ये सभी राशियां कांस्टेंट है, के भी कांस्टेंट है, 693 भी कांस्टेंट है, तो यहां पे अब आ जाएगा a0 की पावर 0, अर्थात यह इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगा, उस पर बिल्कुल भी यह डिपेंड नहीं करेगा। चलिए आगे देखें, हम इस ऑर्डर की बात करें, सेकंड की बात करें, टी हाफ निकाला जो हमने, ये था टी हाफ इक्वल टू, ये कांस्टेंट हटा दिया हमने, इसको हमने हटा दिया, आएगा प्रोपोर्शनल, इसको ऊपर ले गए और a0 की पावर -1 हो गई। कितनी हो गई भाई, a0 की पावर -1 हो गई। अच्छा, हमने ये कौन सा था, द्वितीय कोटि का। यदि हम तृतीय कोटि का अर्धायु काल निकालें, ये आएगा प्रोपोर्शनल आएगा, ये कांस्टेंट हट गया और प्रोपोर्शनल आया a0 की पावर -2। इसमें कुछ हम रिलेशन देखें बच्चों, समझने का प्रयास करें। शून्य कोटि की अभिक्रिया थी, n की वैल्यू शून्य थी, n की वैल्यू शून्य थी, और इसकी पावर 1 आ गई। कितनी आ गई, 1 आ गई, अर्थात 1 में से शून्य घटा दिया, 1 आ गया। जब कोटि 1 थी तो पावर 0 आई, जब कोटि 2 थी तो पावर -1 आई, और जब कोटि 3 थी तो पावर -2 आई। अगर हम इसको 1 माइनस के फॉर्म में लिख दें, 1 - n लिख दें, क्या सभी कोटियों के लिए ये वाली चीज आ रही है क्या, देखें। अच्छा, यदि कोटि 0 तो n की वैल्यू 1, और इसकी वैल्यू 1 आ रही है, पावर 1। यदि कोटि 1, n की वैल्यू 1 तो इसकी पावर 0। यदि कोटि 2 तो n की वैल्यू 2 और इसकी पावर -1, और यदि हमारी कोटि 3 तो n की वैल्यू 3 आएगी तो इसकी वैल्यू -3 आ जाएगी, -2 आ जाएगी। अर्थात सभी कोटियों की अभिक्रिया का जो अर्धायु काल है वो रिएक्टेंट के इनिशियल कंसंट्रेशन के 1 - n पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है बच्चों। सामान्यतः जो क्वेश्चन आते हैं वो 2 हाफ लाइफ टाइम 2 कंसंट्रेशन के आते हैं। किसके आते हैं, 2 हाफ लाइफ टाइम 2 कंसंट्रेशन के आते हैं, और उन 2 हाफ लाइफ टाइम और 2 कंसंट्रेशन का हम यूज करके रिएक्शन की ऑर्डर बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो nth ऑर्डर की आपको 2 फॉर्मूले आपके संज्ञान में रहना अनिवार्य है बच्चों, कि हम सेकंड, थर्ड, फोर्थ, nth ऑर्डर की रिएक्शन का जो कॉन्सेप्ट हमने चालू किया था, सेकंड ऑर्डर से पकड़कर हम nth ऑर्डर पर पहुंचे, और nth ऑर्डर की रिएक्शन के लिए हमने एक इंटीग्रेटेड रेट लॉ लिख दिया। इसमें क्या होगा, यदि इसका ग्राफीय निरूपण आपसे कहा जाए, किसका, इस इंटीग्रेटेड रेट लॉ का ग्राफीय निरूपण आपसे कहा जाए, तो इसको इस क्रम में भी लिख सकते हैं हम। टोटल मिला के ये लिखा था ना इंटीग्रेटेड रेट लॉ में, कि हम उसमें हमने खींचा था, पहले हमने खींचा था, हमने ग्राफ देखा था, यदि हमने देखा था 1/a, किसके बीच खींचा था ग्राफ, 1/a, और हमने खींचा था t के बीच ग्राफ, किसके बीच, 1/a और t के बीच ग्राफ खींचा था। हमें एक स्ट्रेट लाइन आई थी, क्या आई थी, एक स्ट्रेट लाइन आई थी, पॉजिटिव स्लोप की थी, इंटरसेप्ट 1/a0 था, और जो थीटा की वैल्यू आई थी tan थीटा, यानी कि स्लोप जो आया था वो आया था k। कितना आया था स्लोप इसका, k। अगला जो हमने खींचा था वो हमने खींचा था स्क्वायर का, और यहां भी स्क्वायर आया था, और स्लोप आ गया था 2k। इसी क्रम में हमने किए थे। अर्थात यहां पे यदि हम लिख दें
n-1 और यहां भी हम लिख दें n-1 तो k की वैल्यू भी n-1 k हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? n-1 k। अब हम समझ चुके हैं, क्या समझ चुके हैं बच्चों? यदि हमें द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए कंसंट्रेशन और टाइम के बीच कर्व खींचना है तो हम यहां पे 2 रख देंगे, 2 रखेंगे तो 1/a आ जाएगा और यहां पे भी k आ जाएगा और यहां पे 1/a आ जाएगा। यदि हम तीसरी कोटि की अभिक्रिया के लिए कर्व खींचेंगे तो हम इसी क्रम में क्या कर सकते हैं? इसी क्रम में n की वैल्यू 3 रखेंगे, 3 - 1 यानी 2 आ जाएगा और यहाँ पे 3 - 1 यानी 2 आ जाएगा और यहाँ पे 3 - 1 यानी 2 आ जाएगा। चौथी, पांचवी और nth कोटि की अभिक्रिया के लिए हम इसके कंसंट्रेशन और इसके टाइम के बीच कर्व खींच सकते हैं। मैं आशा कर रहा हूं आपको कोटि संबंधित सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। कोटि का जो आपका टॉपिक चल रहा था पिछले 3-4 कालांशों से, वो अब समाप्त हो चुका है। एक कालांश में और लेके आऊंगा कोटि संबंधित, जिसमें सभी तरह की जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं, अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की कोटि को किस किस विधि से कैसे कैसे हम ज्ञात कर सकते हैं, इस सब बात को लेकर एक ऑर्डर का और टॉपिक लाएंगे। फिर अगले टॉपिक पर चर्चा होगी बच्चों, है ना? तो अगले कालांश में सभी अभिक्रियाओं की, सभी कोटि की अभिक्रियाओं की कोटियों को किस प्रकार हम निर्धारित करेंगे, इसके नए कॉन्सेप्ट के साथ आऊंगा। तब तक के लिए आप इसको नोट कीजिए बच्चों। अगले कालांश में पुनः मुलाकात होगी।